इसके अलावा वहां और कोई आदमी नहीं था, जबकि एक साइड दीवार पर 4 छोटे बड़े कोड़े और खंजर इस तरह लटके हुए थे जैसे उनकी बाकायदा नुमाइश लगाई गई हो। उसने देखा कि उसके किसी साथी का मेकअप वॉश ना हुआ था। सब मेकअप में थे। इसका मतलब था कि मखसूस साथ का मेकअप काम दे गया है, क्योंकि अगर मेकअप वॉश हो जाता तो शायद उन्हें बेहोशी के दौरान ही गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाता। लेकिन उसे समझ ना आ रही थी कि उन पर उन्हें शक क्यों और कैसे पड़ा। सफदर साथ साथ कड़ों पर भी जोर आजमाई कर रहा था। उसे उस बटन की तलाश थी जिसे प्रेस करने से कड़े खुल जाते थे। लेकिन जब काफी देर तक कोशिश के बावजूद उसे कड़ों के बटन ना मिले तो उसने उंगलियों को इकट्ठा करके हाथ को किसी परिंदे की चोंच की तरह का बना लिया, जैसे चूड़ियां पहनने के लिए हाथ को चोंचनुमा बनाना पड़ता है। लेकिन उसकी ये तरकीब भी कामयाब ना हो सकी, क्योंकि कड़े खासे तंग थे। उसके सारे साथी होश में आने के प्रोसेस से गुजर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके सब होश में आते चले गए। ये देखकर सफदर को इत्मीनान हो गया कि होश में आते हुए उन्होंने यूरोपीय जुबान ही बोली थी, वरना अगर वो पाकिस्तानी जुबान में बातें करना शुरू कर देते तो दरवाजे के साथ खड़ा सिक्योरिटी गार्ड अपने आकाओं को इस बारे में बता देता। और फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक दरमियानी कद और दरमियाने जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक हबशी था। वो देव कामत और सर से गंजा था। उसकी मूछें गिलहरी की दुमों जैसी थी। दरमियानी कद का आदमी सफदर और उसके साथियों के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि गंजा हबशी उसके पीछे खड़ा हो गया और सिक्योरिटी गार्ड वहीं दरवाजे के करीब ही खड़ा रहा था। तुम लोग कौन हो, पाकिस्तानी हो या यूरोपी? और हाँ, ये सुन लो, अगर तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है तो हम तुम्हारे मिशन में तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि हमारी एजेंसी भी कासान में लेबोरेटरी को तबाह करना चाहती है। लेकिन अगर तुम वाकई यूरोपी हो तो फिर तुम्हें आज़ादी नहीं मिल सकती। तुम्हें गोली मारकर यहाँ बरकी भट्टी में जलाकर राख बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ आनान में सयाहों के हक में बहुत ज़्यादा कानून साजी की गई है। किसी सयाह को नुकसान पहुँचाने वाले या तंग करने वाले को सज़ा मौत दी जाती है। अब फैसला तुम कर लो और जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। दरमियाने कद वाले ने ऐसे अंदाज में बात करते हुए कहा जैसे कोई बहुत बड़ा दाना आदमी जाहिलों से बात कर रहा हो। हमारे कागजात तुम्हारे पास होंगे, तुम चेकिंग करा लो। हमारा किसी सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक हो सकता है? सफदर ने जवाब देते हुए कहा, तो तुम लीडर हो इस ग्रुप के। इमरान के मरने के बाद तुम सीनियर थे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में। दरमियानी कद के आदमी ने कहा, कौन इमरान? पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से क्या मतलब है तुम्हारा? सफदर ने कहा तो वो आदमी बेख्तियार हंस पड़ा। सुनो, मेरा नाम कैस्पर है और लोसानो और आनान में हम हर सैया की निगरानी कर रहे हैं। हमने मेकअप चेक करने वाले कैमरे भी नस्ब कर रखे हैं। तुम लोग तैयारे से उतरे और होटल के बारे में पूछ-गुछ की और हमारे आदमी ने वहां देखा कि तुम में से एक आदमी ने दूसरे को पाकिस्तानी नाम सफदर से पुकारा तो उन्होंने तुम्हें मशकूक करार दे दिया। चुनांचे हमारे आदमी ने उस होटल में ठहरने का मशवरा दिया, क्योंकि उस होटल के तमाम कमरों में फ़ोन टेप करने और वहाँ होने वाली गुफ्तगू सुनने और टेप करने का मुकम्मल बंदोबस्त है। चुनांचे होटल के कमरे में तुम्हारी गुफ्तगू ने बताया कि तुमने पाकिस्तानी जुबान में बातचीत की। फ़ोन पर भी गुफ्तगू हमारे पास टेप है और तुम्हारे नाम भी। नाम ये हैं सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और सालेहा। चूँकि तुम इंतहाई तजुर्बेकार लोग हो, इसलिए तुम्हें बेहोश करने के लिए एक जदीद दरियाफ्तशुदा बेहोश कर देने वाली गैस इस्तेमाल की गई, जो मुकम्मल तौर पर बेबू होती है। फिर तुम्हें यहाँ स्पेशल पॉइंट पर लाया गया। तुम्हारे मेकअप चेक किए गए, लेकिन बावजूद शदीद कोशिश के तुम्हारे मेकअप वॉश ना हो सके तो तुम्हें होश में लाया गया है। उस आदमी ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो सफदर को पहली बार एहसास हुआ कि वाकई उनसे हिमाकत हो गई थी। उन्होंने ये समझकर बातचीत की कि वो कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू न सिर्फ सुनी गई बल्कि टेप भी कर ली गई। अब इसका हल ये था कि यहाँ से किसी न किसी सूरत निकला जाए। तुमने जो कुछ कहा है वो मैंने सुन लिया है, लेकिन तुम हमारे कागजात को तो चेक कराओ। मेरी समझ में तो नहीं आता कि तुमने जो बातें की हैं उनका हमसे क्या ताल्लुक है। तुम्हारे आदमियों को गलतफहमी हुई है। उन्होंने असल आदमियों की बजाय हमें बेहोश करके उठा लिया। सफदर ने कहा, इसका मतलब है कि अब तुम पर तशद्दुद करना पड़ेगा। तुम आसानी से जुबान खोलना नहीं चाहते। कैस्पर ने सख्त लहजे में कहा। फ्रैंक, कैस्पर ने अपने पीछे खड़े गंजे हफ्शी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, हुक्म। गंजे फ्रैंक ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। दीवार से कोड़ा उतारो और इस शख्स पर इतना बरसाओ कि ये सच बोल दे या इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए। कैस्पर ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, हफ्शी फ्रैंक ने जवाब देते हुए कहा
और उस दीवार की तरफ बढ़ गया जहां कोड़े और खंजर मौजूद थे। जबकि सफदर ने अपने आप को आज़ाद कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी, लेकिन कड़े इस कदर तंग थे कि उसके हाथ किसी सूरत ना निकल रहे थे और बटन उसे मिल ना रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि तुम कड़ों से हाथ निकालने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तुमसे नहीं खुल सकते क्योंकि ये रिमोट से खुलते और बंद होते हैं, कैस्पर ने तस्दीक आमेज लहजे में कहा। तो सफदर का दिल डूब सा गया, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से हरकत करने वाले कड़ों को वो उंगलियों की मदद से तो नहीं खोल सकता था। जबकि देव कामत हबशी फ्रैंक एक बड़ा कोड़ा उठाए उसे फिजा में चटकाता हुआ अब सफदर की तरफ बड़ा चला आ रहा था। इजाजत है बॉस, देव कामत हबशी ने मुड़कर सामने कुर्सी पर बैठे कैस्पर से कहा। लेकिन इससे पहले कि कैस्पर कोई जवाब देता, सफदर यकलक फिजा में उछला और देव कामत हबशी की पुश्त पर उसकी दोनों टांगी पूरी कुव्वत से लगी और देव कामत हबशी फ्रैंक चीखता हुआ उछलकर ऐन कैस्पर पर जा गिरा। और फिर कैस्पर और हबशी फ्रैंक दोनों कुर्सी समेत एक धमाके से फर्श पर गिरे ही थे कि उसी लम्हे सफदर के दोनों हाथ किक लगाने और उछलने की वजह से झटका लगने से कड़ों से बाहर आ गए। वो चूंकि काफी देर से कोशिश कर रहा था और उसकी इस सरतोड़ कोशिश की वजह से उसके दोनों हाथों को पसीना आ गया था और फिर अचानक जोरदार झटके की वजह से उसके दोनों हाथ कड़ों से बाहर आ गए थे और सफदर न सिर्फ कड़ों की बंदिश से आज़ाद हो गया बल्कि उसने यकलक छलांग लगाई और वो सिक्योरिटी गार्ड से जा टकराया जो कैस्पर और हबशी के गिरने की वजह से दौड़कर उनकी तरफ आ रहा था, जिसे सफदर ने टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और उसके हाथ से मशीन गन झपट ली। उसी लम्हे कैस्पर और देव कामत हबशी भी बिजली की सी तेजी से उठे ही थे कि सफदर ने मशीन गन का फायर खोल दिया और देव कामत हबशी और कैस्पर दोनों चीखते हुए फर्श पर गिरे और जुबा होती हुई बकरी की तरह तड़पने लगे, जबकि सफदर ने हाथ घुमाकर फर्श से उठते हुए सिक्योरिटी गार्ड पर भी फायर खोल दिया। वो भी सीने पर गोलियां खाकर चीखता हुआ फर्श पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। तो सफदर कैस्पर की तरफ बढ़ा जो फर्श पर साकित पड़ा हुआ था। उसने उसकी जेबों की तलाशी ली, उसकी जेबें खाली थी। फिर उसने उस हबशी फ्रैंक की जेबों की तलाशी ली तो उसे उसकी एक जेब से रिमोट मिल गया और सफदर ने उसकी मदद से कैप्टन शकील और तनवीर दोनों के कड़े खोल दिए, जबकि सालिया के हाथों पर मौजूद रस्सी की गांठें उसने खोल दी। तो सालिया ने झुककर अपने दोनों पैर कुर्सी के पायों से आज़ाद करा लिए। तुम्हारे हाथ कैसे आज़ाद हो गए? कैप्टन शकील ने कहा। तो सफदर ने अपने हाथों को पसीना आने और अचानक झटके के बारे में तफसील बता दी। ये अजीब वाकया हुआ है, वरना ये कैस्पर और हबशी फ्रैंक वाकई हमें कोड़े मार मार कर मार देते, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, उनका रवैया देखकर मुझे भी यही एहसास हुआ था। बहरहाल अल्लाह ताला की रहमत हो गई है, वरना झटका लगने से पहले मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह हाथ आज़ाद हो जाए, लेकिन मैं अपने मकसद में नाकाम रहा और उस कैस्पर ने भी इसीलिए मुझ पर तंज किया था। सफदर ने कहा। ठीक है, अब क्या करना है? तनवीर ने कदरे उकताए हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फौरन आनान की बंदरगाह एलसान पहुँचना चाहिए और फिर अपने असल मिशन पर काम शुरू कर दें, सालिहा ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। मैं तो कब से कह रहा हूँ, तनवीर ने कहा। अब मसला ये भी है कि हमें इस मेकअप में चेक कर लिया गया है। ये कैस्पर लोसानो में काम कर रहा था, लेकिन इसने एहतियातन यहाँ भी चेकिंग करा रखी थी। हमें मेकअप भी तब्दील करने होंगे और कागजात भी, कैप्टन शकील ने कहा। यहाँ खड़े खड़े बातें मत करो, और हाँ, अब किसी ने पाकिस्तानी जुबान का कोई लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालना और ना ही असल नाम लेने हैं, सफदर ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। टाइगर ने कार स्पेशल अस्पताल की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर तेज तेज कदम उठाता हुआ डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस की तरफ बढ़ा जा रहा था, क्योंकि जाहिर है इमरान और जूलिया को अब खुसूसी वार्ड से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया होगा और बगैर इजाज़त के वहां किसी के दाखिले पर भी पाबंदी होगी। टाइगर जब डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस में दाखिल हुआ तो डॉक्टर सिद्दीकी अपने ऑफिस में मौजूद थे। टाइगर ने उन्हें सलाम किया तो डॉक्टर सिद्दीकी ने उठकर उसका इस्तकबाल किया। आओ टाइगर, बैठो, डॉक्टर सिद्दीकी ने रस्मी फिकरात की अदायगी के बाद कहा। जोसेफ का क्या हाल है डॉक्टर साहब? टाइगर ने कहा। उसकी रीढ़ की हड्डी में शदीद गड़बड़ हो गई है, कुछ मोहरे डिसलोकेट हो गए हैं और कुछ में टूट फूट भी हो गई है, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि इस हालत में मेडिकल नुक्ते नज़र से उसका मुकम्मल जिस्म हरकत करने से माजूर होना चाहिए, लेकिन उसके हाथ पैर बाकायदा हरकत कर रहे हैं। चलने फिरने के बारे में तो बाद में पता लगेगा, डॉक्टर सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। आपने इस बारे में क्या सोचा है? क्या उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करेंगे? टाइगर ने कहा। मैंने तो ऑपरेशन तजवीज़ किया है, लेकिन जोसेफ की जिद है कि उसे 2 रोज़ की मोहलत दी जाए।
अगर वो 2 रोज के अंदर खुद ब खुद ठीक ना हो गया तो फिर ऑपरेशन किया जाए। आज दूसरा रोज है, डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है कि वो अपना इलाज अपने विश डॉक्टर से अपने अंदाज में कराना चाहता है, ऐसा इलाज जिसका वो बेशुमार बार मुजाहरा कर चुका है, और इस अजीब व गरीब इलाज का नतीजा हमेशा मस्बत ही निकला है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह मामला दूसरा है। अब सिर्फ किसी मेंढक की चर्बी लगाने से तो डिसलोकेट और टूटे हुए मोहरे दुरुस्त नहीं हो सकते। डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। हो सकता है डॉक्टर सिद्दीकी साहब कि इस बार भी जोसेफ हमें हैरान कर दे। बहरहाल मुझे इमरान साहब से मिलना है। कहाँ है वो? टाइगर ने कहा। उन्हें दूसरे हमले से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तहखाने में खुसूसी इंतजामात करके रखा गया है। जवाना भी वहाँ मौजूद है और जूलिया को भी वहीं रखा गया है। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, आप अपने डॉक्टर साहिबान पर नज़र रखें, क्योंकि इमरान साहब पर हमला कोई आम लोग नहीं कर रहे। ये बैनुल अक़वामी नेटवर्क है, इसलिए वो नाकाबिल यकीन हद तक भारी मुआवजा दे रहे हैं। टाइगर ने कहा, हाँ, मुझे खुद इस बात का ख्याल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान जल्द अज जल्द फिट हो जाए ताकि हम दबाव से निकल आएं। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, और इसके साथ ही उन्होंने मेज के किनारे पर मौजूद बटनों में से एक बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस सर, उसने अंदर आकर कहा। मिस्टर टाइगर की तहखाने तक रहनुमाई करो, तुमने अंदर नहीं जाना। डॉक्टर सिद्दीकी ने उस नौजवान से मुखातिब होकर कहा। यस सर, नौजवान ने मुअद्दबना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो टाइगर उठा, उसने डॉक्टर सिद्दीकी से मुसाफा किया और फिर उस नौजवान के पीछे चलते हुए वो मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद सीढ़ियां उतरकर एक तहखाने के दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर चले जाएं, मरीज अंदर हैं, नौजवान ने कहा। ओके शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो, टाइगर ने कहा। तो वो नौजवान सलाम करके वापस चला गया। तो टाइगर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजे के ऊपर कटाक से एक खिड़की खुली और उसमें जवाना का चेहरा नजर आया। दरवाजा खोलो जवाना, मैं टाइगर हूँ, टाइगर ने कहा। तो खटाक की आवाज से खिड़की बंद हो गई और फिर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला जवाना ही था। टाइगर अंदर दाखिल हुआ तो जवाना ने दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दिया। अंदर बड़े कमरे में 3 मुख्तलिफ अलहदा बेड्स थे, जिनके साथ ग्लूकोज लगाने के लिए खुसूसी स्टैंड थे। कुर्सियां और तिपाई नुमा मेजें भी मौजूद थी, अलबत्ता वहाँ कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद न थी। टाइगर समझ गया कि सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया गया है। अब कम से कम और इंतहाई बाएतमाद डॉक्टर्स और नर्सों की ड्यूटी लगाई गई होगी, जो सिर्फ जरूरत के वक्त यहाँ आते होंगे। इमरान अपने बेड पर होने की बजाय साथ मौजूद कुर्सी पर बैठा हुआ था। दूसरे बेड पर जूलिया कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। बहरहाल वो जाग रही थी। अलबत्ता तीसरे बेड पर जोसेफ पहलू के बल लेटा हुआ था, क्योंकि उसकी पुश्त शदीद जख्मी थी, इसलिए वो पुश्त के बल लेट ना सकता था। टाइगर ने सबसे पहले इमरान को सलाम किया और फिर जूलिया की तरफ बढ़ गया। रस्मी फिक्रात की अदायगी के बाद वो जोसेफ की तरफ बढ़ गया। जोसेफ जिस शदीद तकलीफ से गुजर रहा था वो नाकाबिल बयान थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा सुकून और इत्मीनान था कि जैसे ये सब कुछ उसकी बजाय किसी और के साथ हो रहा हो। क्या हाल है जोसेफ, कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बताओ, टाइगर ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। क्या तुम वाकई मेरा एक काम करोगे, जोसेफ ने कहा। वो खासा आहिस्ता बोल रहा था। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे बोलने से उसकी तकलीफ में इजाफा हो रहा हो। बिल्कुल करूंगा, मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ, टाइगर ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा। शुक्रिया। दारुल हुकूमत से 400 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा है, सीतापुर, तुमने देखा है उसे, जोसेफ ने आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए कहा। नहीं, अलबत्ता नाम सुना हुआ है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। बहरहाल अगर तुम सीतापुर जाओ तो वहाँ के बाजार में एक अफ्रीकी की दुकान भी है। उस अफ्रीकी का नाम है गोलाइद। उसे मेरा नाम बोलोगे तो वो तुम्हारे साथ यहाँ आ जाएगा। उसे कहना कि जोसेफ अपने आका की जान बचाने की कोशिश में चौपाई की ताकत का शिकार हो गया है, उसका इलाज करना है तो वो आ जाएगा, जोसेफ ने कहा। ठीक है, मैं इमरान साहब से बात करके अभी जाता हूँ, टाइगर ने कहा। तो जोसेफ ने अज़बात में सर हिला दिया। टाइगर वापस इमरान के पास आया और साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उसने वॉल्ट, किंग एडवर्ड और वॉल्ट के साथ होने वाली तमाम कार्रवाई की तफसील बता दी। लॉर्ड्स नामी एजेंसी उनके पीछे है, जो यहूदी एजेंसी है, इमरान ने कहा। बॉस, मैंने चीफ से दरख्वास्त की थी कि मुझे इस मिशन पर भिजवाया जाए, लेकिन उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया। अब मुझे इजाज़त दें तो मैं अलहदा जाकर वहाँ काम करूँ, टाइगर ने कहा। तुम्हें जोसेफ ने कोई काम कहा है, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने अज़बात में सर हिलाते हुए तफसील बता दी।
तुम पहले ये काम करो, फिर अगर जोसेफ ठीक हो गया तो मैं जोसेफ, जवाना और तुम्हें लॉर्ड्स के खिलाफ मिशन पर भिजवा दूंगा। खास तौर पर उसके चेयरमैन लॉर्ड हॉटमैन का खात्मा जरूरी है। इमरान ने कहा, क्या आपको यकीन है कि किसी अफ्रीकी के हाथों जोसेफ की रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाएगी? ये ऑपरेशन के बगैर कैसे होगा? टाइगर ने कहा, पहले भी उसके इलाज के बारे में ऐसा ही कहा जाता रहा है। बर्रे-आज़म अफ्रीका दुनिया से मुख्तलिफ बर्रे-आज़म है, वहाँ वो कुछ हो जाता है जिसके बारे में यहाँ सोचा भी नहीं जा सकता। इमरान ने कहा तो टाइगर उठ खड़ा हुआ। उसने इमरान को सलाम किया और फिर जूलिया और जोसेफ से इजाज़त लेकर वो कमरे से बाहर आया और फिर अस्पताल से बाहर आ गया। टाइगर का मूड खासा ऑफ हो रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि चीफ ने तो दो टूक अंदाज में जवाब दे दिया है, लेकिन इमरान साहब ने उसे टाल दिया है। जाहिर है ना तो जोसेफ ठीक हो सकेगा और ना इमरान साहब उसे भेजेंगे। फिर अगर जोसेफ का इलाज हो भी जाए तब भी उसे मिशन पर काम करने की हालत तक पहुंचने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। और ये बात भी उसे मालूम हो गई थी कि सफदर की सरबराही में टीम मिशन पर रवाना हो चुकी है, इसलिए वो जल्द अज जल्द वहां जाना चाहता था ताकि इमरान साहब जूलिया और उस पर होने वाले हमलों का इंतकाम ले सके। ये सब कुछ सोचता हुआ वो बहरहाल तवील सफ़र के बाद सीतापुर पहुंच गया। ये टाउन नुमा कस्बा था, वहाँ हर तरफ हरियाली नजर आ रही थी। कस्बे में एक ही बाजार था जिसकी बाकायदा छत डाली गई थी। टाइगर ने कार एक साइड पर रोकी और नीचे उतरकर उसे लॉक करके वो बाजार की तरफ बढ़ गया। बाजार में आम से देहाती ही दुकानदार थे और ग्राहक भी देहाती ही थे। बाजार में हर किस्म की दुकानें थी, लेकिन टाइगर को अफ्रीकी नजाद गोलायत की तलाश थी और फिर एक दुकान पर बैठा उसे एक उद्धड़ उम्र अफ्रीकी नजर आ गया। उसकी दुकान पर बोरियों में माल रखने की बजाय बड़े बड़े डब्बों में जड़ी बूटियां बंद नजर आ रही थी। हेलो, तुम्हारा नाम गोलायत है? टाइगर ने कहा। हाँ, तुम कौन हो? यहाँ नए आए हो या वैसे ही सैर करने आए हो? अफ्रीकी ने कहा। तुम कब से यहाँ हो? टाइगर ने पूछा। मुझे 18 साल के करीब हो गए हैं, गोलायत ने जवाब देते हुए कहा। मैं खुसूसी तौर पर तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे दारुल हुकूमत से जोसेफ ने भेजा है, टाइगर ने कहा तो गोलायत चौंक पड़ा। प्रिंस जोसेफ ने भेजा है? क्यों, क्या हुआ है उन्हें? गोलायत ने चौंकते हुए अंदाज में कहा। वो अपने आका को बचाने की कोशिश में जख्मी हो गया है। उसकी रीढ़ की हड्डी के कई मोहरे डिसलोकेट हो गए हैं और कई टूट फूट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम उन्हें ठीक करने के लिए दारुल हुकूमत पहुंचो, टाइगर ने कहा। उन्होंने कुछ और भी कहा था? गोलायत ने पूछा। अरे हाँ, मुझे याद नहीं रहा था। उसने कहा था कि वो चौपाई की ताकत का शिकार हो गया है, उस चौपाई का इलाज करना है। टाइगर ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ बैठो और चाय पियो, फिर मैं दुकान बंद करके तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। गोलायत ने कहा, इस दावत का शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी जोसेफ का इलाज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। टाइगर ने कहा, उसकी फिक्र मत करो, तुमने चौपाई का नाम मेरे सामने ले लिया है। अब जब तक मैं न चाहूँगा वो मजीद कुछ नहीं कर सकता। अच्छा चलो चलते हैं, मैं दुकान बंद कर दूँ। गोलायत ने उठकर बाहर मौजूद डब्बों को उठाकर दुकान के अंदर रखना शुरू कर दिया। ये तुम यहाँ क्या बेचते हो? टाइगर ने पूछा। मैं विच डॉक्टर हूँ, अफ्रीकी जड़ी बूटियों की मदद से लोगों का इलाज करता हूँ और लोग खुश होकर मुझे बड़ी बड़ी रकूमात दे जाते हैं, गोलायत ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें कभी हुकूमत ने मना नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पास मेडिकल की डिग्री तो एक तरफ डिप्लोमा भी ना होगा और तुम डॉक्टर बने हुए हो। हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टरों को अताई डॉक्टर कहा जाता है, उन्हें तिब्बी प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जाती, टाइगर ने कहा तो गोलायत बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अगर होता भी सही तब भी मुझ तक कोई ना पहुंचता। गोलायत ने दुकान का सामान अंदर रखकर शटर खींचकर नीचे किया और फिर ताला लगाकर वो टाइगर की तरफ मुड़ा। वो भी जोसेफ की तरह देव हैकल जिस्म का मालिक था। उसने जीन्स की पैंट के साथ सुर्ख रंग की शर्ट और जीन्स की जैकेट पहनी हुई थी। चलो, किस पर जाना है, बस या वैगन पर? गोलायत ने पूछा। कार पर, टाइगर ने जवाब दिया तो गोलायत ने असबात में सर हिला दिया और फिर कुछ देर बाद वो दोनों कार पर सवार दारुल हुकूमत की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। चौपाई ताकत क्या होती है मिस्टर गोलायत? टाइगर ने साइड सीट पर बैठते हुए गोलायत से मुखातिब होकर कहा। चौपाई अफ्रीका के सागो इलाके यानी बर्रे-आज़म अफ्रीका का सबसे खतरनाक जंगलात से भरा हुआ इलाका है, जहां अब भी लोग हजारों साल की कदीम सकाफत के तहत रहते हैं। चौपाई उस इलाके में एक ऐसी ताकत है जो गुस्सा आने पर हड्डियां तोड़ देती है और खुश हो तो ठीक भी कर देती है। न जाने प्रिंस जोसेफ ने क्या किया है कि चौपाई को उस पर गलबा पाने का मौका मिल गया, वरना तो प्रिंस जोसेफ 10 से ज़ायद इंतहाई ताकतवर विच डॉक्टरों का पसंदीदा आदमी है और उन सब ने उसके सर पर हाथ रखे थे। गोलायत ने कहा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम जोसेफ का इलाज कैसे करोगे? टाइगर ने कहा,
ये वहां जाकर जोसेफ को देखकर ही मालूम हो सकता है। गोलायत ने जवाब देते हुए कहा,